नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और जैसा कि दोस्तों आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू चलाएंगे, तो उसी का दोस्तों आज लाइव टेस्ट नंबर 2 आप सभी के सामने लेकर आ जाए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट सेशन को। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप एक बार जाकर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो सारे ही वही क्वेश्चन है जो आपके अपने चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में आपको हमने दिए थे, उन्हीं पर हम आज बात करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आते हैं। और देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि फेज टेस्टर कम से कम कितने वोल्टेज पर काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपका जो फेज टेस्टर है, वो कम से कम कितने वोल्टेज पे आपको काम करता है। तो एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दोस्तों 2.2 वोल्टेज, ठीक है। आपको दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों 110 वोल्टेज, 110 वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों 90 वोल्टेज यानी 90 वोल्टेज। और फोर्थ ऑप्शन आप सभी के सामने है दिया है दोस्तों 24 वोल्ट। चलिए तो इसका जो आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल देखिए दोस्तों, जो मेरे भाई आंसर दे रहे हैं इसका कि फेज टेस्टर आपका कम से कम कितने वोल्टेज पर काम करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 110 वोल्टेज। यदि आपका दोस्तों फेज टेस्टर जो होता है, जैसे आप टेस्टर उसको बोलते हैं, तो आपका अगर 110 वोल्टेज तक है, चाहे वो आपका एसी हो या फिर आपका दोस्तों डीसी हो, आपका 110 वोल्टेज है तो दोस्तों आपको वो उसका जो ऊपर जो बल्ब होता है, जो आपको उसमें चेक करते हैं, उसमें जो रेड लैंप जो होता है वो जलता है, तो आपका 110 वोल्टेज पर ही वो जलेगा, इससे डाउन में वो नहीं जलेगा, इससे ऊपर में जल जाएगा। तो चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रखना आपको याद कि एसी हो चाहे डीसी हो, तो आपका जो 110 वोल्टेज होगा तो वो आपको दिखाएगा कि वो आपका वहां पर कितना वोल्टेज है। चलिए तो आपको वोल्टेज का शो करता है। बात करते हैं 2.2 वोल्टेज क्या होता है, तो 2.2 आपको याद होना चाहिए, लेड एसीटेट जो बैटरी होती है उसका वोल्टेज है। 90 वोल्टेज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जब दोस्तों 90 वोल्टेज से अधिक आपके अगर शरीर के अंदर वोल्टेज प्रवाहित होगा तो आपको झटका लगेगा। 24 वोल्टेज दोस्तों आपको पता चाहिए बैटरी के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ये डीसी में जनरली कम होता है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन संख्या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से एसी मोटर का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एसी मोटर का नहीं है। पहला ऑप्शन आपका चुंबकीय फील्ड, क्या दोस्तों ये एसी मोटर का भाग नहीं है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों आर्मेचर, क्या दोस्तों ये आपका एसी मोटर का भाग नहीं है। सी ऑप्शन यानी डी 3 नंबर ऑप्शन आपका विद्युत सप्लाई, क्या दोस्तों ये आपका एसी मोटर का भाग नहीं है। या 4 नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कम्यूटेटर। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए आपका अगर बात करें एसी मोटर का पार्ट कौन सा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, होता ही होता है। आर्मेचर होता है, बिल्कुल दोस्तों आर्मेचर होता है, जो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। इसको अगर बात करें, देखिए अगर बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो आर्मेचर जब बोला जाता है तो वो डीसी के लिए ही आपको यूज करना है, लेकिन दोस्तों इसमें और ऑप्शन भी हमको देखना है। हालांकि जब आप आर्मेचर बोलेंगे तो ये डीसी को शो करता है, लेकिन आप और ऑप्शन पे जाएंगे विद्युत सप्लाई, तो देखो इसमें एसी डीसी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। कम्यूटेटर, तो दोस्तों जहां कम्यूटेटर लिखा आ गया वो एसी डीसी को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, कम्यूटेटर लिखा आ गया तो फाइनल आपको डीसी पर ही यूज होता है। तो अब आप वापस आर्मेचर पे आइए, हालांकि आर्मेचर लिखा है तो वो डीसी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन कम्यूटेटर होने की वजह से आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर देना है, इसलिए आप आंसर किसको देंगे दोस्तों, आप आंसर देंगे फोर्थ को। हाँ अगर यहां पर कुछ और होता तो आप आर्मेचर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आर्मेचर को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये डीसी के लिए भी वेरीफाई कर सकता है, एसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो घूमने वाला भाग होता है वो आर्मेचर भी कहलाता है या फिर आपका रोटर कहलाता है। तो अगर कम्यूटेटर ऑप्शन में नहीं है तो आपको देना आर्मेचर, और अगर कम्यूटेटर ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देना है। क्लियर है, समझ गए होंगे कि दोनों में से किस टाइप से आपको आंसर मेजर करना होता है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों जिसमें आपको उसके ऑप्शंस पे निर्भर होता है कि आपका कौन सा ऑप्शन उसमें से ज्यादा क्लोज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 3 नंबर आ चुका है। चलिए तो देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विद्युत
पंखे में एक फेज को दो फेज में बांटने का कार्य करता है। चलिए, तो आपका जो दोस्तों फैन होता है, फैन के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों, एक ही सप्लाई हम देते हैं, एक फेज ही देते हैं, लेकिन वो फेज डिफाइंड होते हैं, उसमें दो फेज बनते हैं, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट बनाने के लिए, कोई भी घूमने वाला भाग पैदा करने के लिए उसमें मिनिमम दो फेज की जरूरत होती है। तो वही ये पूछ रहा है कि एक फेज तो हम देते हैं, लेकिन उसको दो फेज में डिवाइड कोड करता है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है, यानी कि एक ऑप्शन आपके सामने है वाइंडिंग। क्या दोस्तों, वाइंडिंग वो पार्ट है जो इस काम को करता है। या दो नंबर में आपको दिया गया दोस्तों डायोड। क्या डायोड इसके अंदर ऐसा पार्ट है जो आपका एक फेज को दो फेज में डिवाइड करता है। तीन नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आपको दिया गया है, क्या ये वो काम करता है। या दोस्तों चार नंबर में आपको ऑप्शन में दिया गया है कैपेसिटर। क्या दोस्तों, कैपेसिटर यानी कि आपका चलिए, तो बताइए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक भाग को दो भाग में बांटता है। तो देखिए, अगर वाइंडिंग की बात करें तो दोस्तों वाइंडिंग क्या काम करती है, वाइंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इसका काम एक भाग को दो भाग में बांटने का, यानी एक फेज को दो फेज में बांटने का काम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं डायोड की। दोस्तों डायोड का क्या काम होता है, एसी को किस में चेंज करता है दोस्तों, एसी टू ये डीसी चेंज करता है। तो इसका कोई ऐसा रोल है ही नहीं कि ये एक फेज को दो फेज में डिवाइड करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध की। तो दोस्तों प्रतिरोध का वर्क क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है कि जो करंट जाता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको रोकने का काम होता है। तो इसका ऐसा कोई काम है नहीं कि ये आपका एक फेज को दो फेज में डिवाइड करेगा। रही लास्ट बात कैपेसिटर की, तो दोस्तों फाइनली आपको याद रखना है कि सिंगल फेज की जितनी भी मोटर होती है, सिंगल फेज की जितनी भी मोटर होगी, उसमें एक फेज को दो फेज में बांटने का काम करता है आपका कैपेसिटर। क्लियर है दोस्तों, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। क्लियर है, चारों ऑप्शन क्लियर है, राइट आंसर इसका कैपेसिटर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन संख्या आपके सामने आ गया होगा दोस्तों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन संख्या 4। शुष्क सेल का वोल्टेज आता है या होता है। चलिए, तो शुष्क सेल को जब आप नापते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज आता है या शुष्क सेल का कितना वोल्टेज होता है। चलिए इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ, सॉरी मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा था, लिखने की जरूरत है नहीं। ए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों 2.2 वोल्टेज, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1.8 वोल्टेज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1.5 वोल्टेज, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 2.5 वोल्टेज। चलिए, तो शुष्क सेल जो आपका दोस्तों नॉर्मली आप घड़ी या फिर जो आपका छोटे पहले के टाइम में ज्यादातर हम टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे, ठीक है, तो उन सब के अंदर ये सेल लगाया जाता है शुष्क सेल। तो शुष्क सेल का जो वोल्टेज आपको बताना दोस्तों, तो देखिए 2.2 वोल्टेज किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए, लेड एसिटेड सेल जो सेकेंडरी सेल होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शुष्क सेल प्राइमरी होता है, जबकि 2.2 वोल्टेज किसका है, लेड एसिटेड का, और वो बैटरी वो किस टाइप का सेल है, सेकेंडरी टाइप का। चलिए 1.8 ये कोई वोल्टेज किसी का नहीं होता है सेल में, और 1.5 बिल्कुल दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। क्लियर है, 2.5 ये किसी का नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दो ही तरह का आपका इसमें से वोल्टेज मैचअप हो रहा है। एक तो होता है आपका 2.2 जो कि लेड एसिटेड का होता है, और 1.5 शुष्क सेल का हो जाता है, ठीक है, शुष्क सेल का। चलिए, तो ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे दोस्तों आप जितने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं उससे हमको एक एनर्जी मिलती है, हमको वीडियो बनाने में और आपकी दोस्तों मदद करने में या आपको और क्वेश्चंस लाने में बहुत मजा आता है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जुड़ते हैं। तो बस आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए, आप अपने सभी मित्रों से शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन की और हम आगे की वीडियोस में क्वेश्चन और बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाँ 5 नंबर का देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन आ गया है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप इसके देखिएगा इस प्रकार आपके सामने, एक नंबर का आप देखिए, एक नंबर में आपको क्या दिया है, एसी टाइप, एसी प्रकार का, एसी प्रकार का या एसी वोल्टेज मान लीजिए, ठीक है। क्या एसी टाइप होता है, 2 नंबर में डीसी लिखा हुआ है, डीसी हो गया है। 3 नंबर में हो गया है बोथ यानी दोनों, तो मैं आपको लिख देता हूं दोनों, यानी कि जो एसी और डीसी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। 4 नंबर में आपको लिख दिया
कोई नहीं। चलिए तो दोस्तों क्या है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है। देखिए दोस्त, अगर जब बात करते हैं डीसी जनरेटर, तो आपने डीसी पढ़ा और तुरंत डीसी उसमें आंसर दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो इसके आप जब आर्मेचर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आर्मेचर का क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर एक पोल्स बने होते हैं और बीच में घूमने वाला भाग होता है, जो इन पोल्स में से जो बल रेखाएं निकलती है उसकी क्या करता है, कटिंग करता है, छेदन करता है, और इस जो घूमने वाले भागों को कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर। तो देखिए दोस्तों, जब इसकी बल रेखाओं का ये कटिंग करेगा, ऐसे बल रेखाएं जो चलती है उसका जो कटिंग करेगा, ये आपका क्या है, फील्ड है। जब ये फील्ड में से जो बल रेखाएं निकलती है उनको जब ये कटिंग करेगा, कौन, आर्मेचर कटिंग करेगा। तो आर्मेचर जब कटिंग करेगा मेरे मित्रों, तो इसके अंदर कौन सा, एसी टाइप का वोल्टेज पैदा होता है। कौन सा, एसी टाइप का। हाँ, इसके साथ में दोस्तों कपल रहता है। कपलिंग किसकी रहती है, यहाँ पर एक छोटा सा रहता है जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटर। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो फील्ड होता है, दोनों साइड में फील्ड हो गया, फील्ड का जो बल रेखा निकल रही है उसका कटिंग करता है आपका आर्मेचर, और इसकी कटिंग करने से आपको पता है ना फैराडे का लॉ क्या होता है कि जब कोई बल रेखाओं का कोई चालक कटिंग करता है, छेदन करता है, तो उस छेदन की वजह से उस चालक के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, एसी टाइप का करंट। तो एसी टाइप करंट होता है, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एक कम्यूटेटर क्या होता है, उसके ही सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ होता है, जिसका वर्क होता है इसके अंदर जो एसी पैदा होता है उसको डीसी कन्वर्ट करता है। तो यहां पर पूछा गया है कि आपके ये डीसी जनरेटर मान लीजिए, तो ये डीसी जनरेटर के अंदर क्या बोल रहा है कि आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज पैदा होता है, तो आपको इसका राइट आंसर दे देना एसी टाइप का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यह पूछता कि आपके डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर में कौन सा आपका वोल्टेज होता है, तो आप डीसी इसका आंसर देंगे। क्लियर है। तो दोनों ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनरली आर्मेचर पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये डीसी जनरेटर है। जब डीसी का नाम हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, डीसी में आपका डीसी पैदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। देखिए ऑन स्क्रीन आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। हाँ, विद्युत प्रेस का पावर फैक्टर कितना होता है। तो जो आपकी प्रेस होती है दोस्तों, उसका पावर फैक्टर आपको बताना है। क्या 0.8 होता है, बी ऑप्शन में दिया गया है 0.9 होता है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 0 होता है। ठीक है, ये एबीसी है ना, ए बी और सी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों 1। चलिए इसका आंसर दीजिए कि आपका विद्युत प्रेस का पावर फैक्टर कितना होता है। तो 0.8 होता है, 0.9 होता है, 0 होता है, 1 होता है। तो कल हमने इस क्वेश्चन किया था, उसी में बताया था कि जितने भी दोस्तों आपका ये फिलामेंट वाले, जितने भी आपके दोस्तों ये फिलामेंट क्या है, जितने भी फिलामेंट वाले आपके इक्विपमेंट हैं, उन सब के अंदर दोस्तों आपका पावर फैक्टर होता है 1 का, यानी 1 होता है। ठीक है, तो आपका फिलामेंट किस किस में लगा होता है, आप देखिए आपका प्रेस में लगा होता है, आपका हीटर में लगा होता है, आपका लैंप के अंदर लगा होता है, आपका विद्युत टोस्टर के अंदर लगा होता है, आपका गीजर के अंदर लगा होता है। तो जितने भी जो फिलामेंट वाले इक्विपमेंट होंगे, वो सारे फिलामेंट वाले इक्विपमेंट के अंदर आपका इकाई पावर फैक्टर होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन याद करने हैं कि आपको एक ही याद नहीं रखना है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है कि आपका विद्युत हीटर लिखा है तो हीटर याद करना नहीं, यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है कि जितने भी फिलामेंट वाले इक्विपमेंट, तो आपके सामने जब आएगा तो आप आराम से उसका आंसर दे देंगे, चाहे वो हीटर आ जाए, चाहे गीजर आ जाए, चाहे आपके सामने प्रेस आ जाए या लैंप आ जाए, क्योंकि आपने ऐसे तरीके से याद कर लिया। ठीक है, तो ये प्रेस वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 7 नंबर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पूछा जाता है ज्यादातर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7, हीट सिंक कौन से पदार्थ का बना होता है। हीट सिंक, देखिए हीट सिंक पहले तो आपको पता नहीं हीट सिंक होता क्या है। तो हीट सिंक जो होता है दोस्तों आपका, वो हीट को दोस्तों ऑब्जर्व करता है, खींचता है अपनी तरफ। मान ली कोई जगह पे आपका बहुत हीट हो रहा है तो वहां से हीट को वो कम करेगा। तो हीट सिंक आपका कौन से पदार्थ का बना होता है। ए आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें तांबा लिखा गया है, क्या वो तांबे का बना होता है। बी ऑप्शन जहां आपको दिया है दोस्तों, उसमें लिखा गया है आपका एल्यूमिनियम लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, ये एबीसीडी गलत है तो आप देख लेना होगा। तो क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों लोहा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों रबर। चलिए, तो जो दोस्तों आपको याद रखना है, हीट सिंक पदार्थ ज्यादातर यूज किया जाता है आपका, अब जब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। क्यों, वहां पर हीट पैदा होती है। तो जहां
आपको ज्यादा हीट पैदा हो रही है, वहां हीट सिंक का यूज करना है, तो वो दोस्तों आपका पदार्थ होता है एल्यूमिनियम। क्लियर है दोस्तों, क्या होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। हीट सिंक पदार्थ एल्यूमिनियम का बना होता है और ज्यादातर जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर। चलिए क्वेश्चन संख्या आपका चलते हैं 8 नंबर की ओर। फिर कौन सा दोस्तों? 8 नंबर। हाँ हो गया। चलिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं क्वेश्चन की सेलो को पैरेलल में जोड़ने से बढ़ता है। अगर आप सेलो को पैरेलल यानी आपका दोस्तों हो गया समांतर क्रम में, तो आप समांतर क्रम में जब आप सेलो को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या बढ़ जाता है? उसके अंदर दोस्तों धारा यानी करंट बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों वोल्टेज बढ़ जाएगा, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया दोस्तों कोई भी नहीं, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको आपके क्वेश्चन है कि सेलो को जब पैरेलल यानी समांतर में जोड़ा जाता है तो आपके उसमें क्या बढ़ जाता है? क्या उसमें करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, या कुछ भी नहीं बढ़ता है? देखिए पैरेलल यानी समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में यानी जो पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एक जगह हो जाएगा, पैरेलल हो गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का है तो ये सीरीज होता है, ये पैरेलल हो गया। तो 3 सेल का अगर पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो पैरेलल हो गया है, और 3 सेल को अगर एक के पीछे एक ऐसे चेन सिस्टम में जोड़ दिया जाए तो वो श्रेणी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर जब आपको करंट बढ़ाना हो, क्या बढ़ानी हो, धारा का मान बढ़ाना हो, तब आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, समांतर में। किसमें? जब आपको धारा बढ़ानी है तो समांतर में, जब आपको दोस्तों वोल्टेज बढ़ाना है तो आप उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। क्लियर है? तो आपको क्या बढ़ाना है इसके अंदर? देखिए आपको बोला है कि सेलों को पैरेलल में यानी समांतर में जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, आपका वहां पर धारा बढ़ जाएगा यानी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर श्रेणी लिखा हो तो वोल्टेज बढ़ता। क्लियर है? दो के बारे में ही पूछेगा। हाँ, प्रतिरोध अगर बात किया जाएगा तो प्रतिरोध तो आपको पता है श्रेणी में बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये भी सिंपल बात है, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी में बढ़ जाता है और समांतर में कम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां आप क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, उसका आंसर तो देख रहे हैं, साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों, जैसे 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन के बारे में भी हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो यही आपको बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। कहने के लिए आप ये 20-25 मिनट में 10 ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लेकिन आप 10 के साथ नहीं, आप अगले 3 क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी आप देख रहे हैं। चलिए तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो अगर पसंद आ रही हुई तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आपको यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9 नंबर आपकी सामने आ चुकी है। देखिए आरसीसी पोल हेतु पोल पिच कितना होता है? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपके आरसीसी पोल होते हैं, जो आपका विद्युत सप्लाई जहां आप ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं, तो आपका जो आरसीसी जो कंक्रीट वाला पोल होता है उसके लिए आपका डिस्टेंस देखना है। पोल पिच का मतलब डिस्टेंस होगा, क्या वो 60 मीटर होता है, यह आपका 80 मीटर हो जाएगा दोस्तों, 100 मीटर हो जाएगा, या 300 मीटर हो जाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की आरसीसी के पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है दोस्तों? 80 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 80 मीटर। क्लियर है? तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आपका अगर आरसीसी जो कंक्रीट वाला पोल है, कौन सा पोल है दोस्तों? जो कंक्रीट वाला पोल है, अगर उसकी बात की जाए तो 80 मीटर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 60 मीटर तो जो लकड़ी वाला पोल होता है, कौन सा वाला? लकड़ी वाला पोल जो होगा उसकी अगर बात की जाए तो ये 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है, आरसीसी वाला पोल हो गया। और 300 वाला होता है दोस्तों आपका जो टावर वाला पोल है। कौन सा वाला? टावर वाला पोल है। तो इस प्रकार आपको इनकी लेंथ याद रखनी है, टावर वाला पूछा जाता है मैक्सिमम, या आरसीसी वाला आपका पूछा जाएगा। चलिए हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 10 नंबर। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि फिल्टर परिपथ में होते हैं। क्वेश्चन आपको सामने आ चुका होगा। एक ऑप्शन में देखा आपको कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका फिल्टर परिपथ आप बनाते हैं तो फिल्टर परिपथ में होते हैं क्या? उसके अंदर कैपेसिटर होता है,
बी ऑप्शन में आपको दे रखा है दोस्तों इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, इंडक्टर, क्या उसके अंदर इंडक्टर होता है? या सी ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपको रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध होता है, या 4 नंबर में ऑल यानी सभी होते हैं। चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपने देखा है कि आपके फिल्टर परिपथ में क्या क्या होता है, तो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, या ऑल ऑफ दीज होते हैं यानी सभी होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप कोई फिल्टर परिपथ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फिल्टर परिपथ। तो फिल्टर परिपथ क्यों बनाया जाता है, पहले तो आपको ये होना चाहिए। फिल्टर परिपथ बनाया जाता है दोस्तों जो पल्सेटिंग डीसी होती है, यानी जो डीसी जो होती है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी पाई जाती है हल्की फुल्की, उसको दूर करने के लिए, एकदम प्योर डीसी बनाने के लिए फिल्टर परिपथ का यूज किया जाता है दोस्तों। पल्सेटिंग डीसी यानी जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको क्या पाई जाएगी, उसमें पल्स पाई जाएगी, उसको एकदम शुद्ध डीसी बनाने के लिए। तो इसका वर्क होता है शुद्ध डीसी बनाने के लिए। कौन सा? शुद्ध डीसी बनाने के लिए। क्लियर है? तो शुद्ध डीसी बनाने के लिए तो उसके अंदर दोस्तों आपको कैपेसिटर भी यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पल्स ऐसी होंगी जिसको कैपेसिटर अपनी तरफ से खपत करके हटा देगा, कुछ ऐसी होंगी जिनको आपका इंडक्टर हटा देगा, और रेजिस्टेंस उसको प्रॉपर बनाए रखेगा। इसलिए कहेंगे कि फिल्टर परिपथ के अंदर आपको तीनों ही चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो कहते हैं ना RLC। तो ये एक फिल्टर परिपथ की तरह ही काम करता है। RLC, आर भी यूज कर सकते हैं, एल यानी इंडक्टर यूज कर सकते हैं, और सी यानी कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, हम आपके कमेंट्स जरूर लेते हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में कल। आज के लिए इतने, बाय बाय। दोस्तों हम आपको बता दें, जो कम्युनिटी बॉक्स हमने आपके लिए बनाया गया है चैनल पे, उसमें हर घंटे दोपहर में, पूरा दिन में, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक हर एक घंटे में एक क्वेश्चन आपके लिए डाला जाता है कम्युनिटी बॉक्स में। तो हर घंटे में अपडेट हो रहा है, जैसे 9 बजे होगा, उसके बाद 10 बजे होगा, उसके बाद 11, तो हर एक घंटे में आपको क्वेश्चन मिलता है। आप अपना दोस्तों उसके अंदर आंसर जरूर दीजिए जाके, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ लाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कितना गलत और कौन सही बता रहा है, और क्वेश्चन का पूरा हम डिस्क्रिप्शन से आपको सोल्यूशन करने वाले। तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, कल एक और जबरदस्त वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।